नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी में आपका स्वागत है। अभी तक के हमने आधुनिक भारत के इतिहास में लगभग सभी पक्षों का विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया है। आज संभवतः लास्ट टॉपिक होगा आपका आधुनिक भारत का, और इसी के साथ संपूर्ण इतिहास का समापन होगा। और यह लास्ट टॉपिक आपका है क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या क्या गतिविधियाँ हुई, क्रांतिकारियों का क्या रुख था, किस हिसाब से वह सरकार को अपने अधीन करना चाहते थे, किस क्रियाविधि का वो प्रयोग करते थे, कौन कौन से क्रांतिकारी आंदोलन हुए, कौन कौन से क्षेत्र इससे प्रभावित थे, उन सब के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन इस श्रृंखला में करेंगे। आइए इसकी पहला देखते हैं। क्रांतिकारी आंदोलन क्या है कि 12वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में उग्रवाद के साथ साथ उग्र क्रांतिवाद का भी विकास हुआ, और क्रांतिकारी आंदोलन के उत्थान के मुख्यतः वही कारण थे जिनसे राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवाद का उदय हुआ था। हमने देखा था उग्रवाद और नरमवाद, दो ग्रुप देखे थे। उग्र राष्ट्रवादियों का ही एक दल क्रांतिकारी के रूप में उभरा, और भेद केवल यह था कि उग्र क्रांतिकारी अधिक शीघ्र परिणाम चाहते थे, यद्यपि इसके वजह से भारत के भिन्न भिन्न भागों में ये तुरंत परिणाम चाहते थे, इसलिए भिन्न भिन्न भागों में क्रांतिकारियों के राजनैतिक दर्शन को निश्चित रूप से वर्णन करना संभव नहीं था। परंतु उन सब का एक ही उद्देश्य था, वह क्या था कि मातृभूमि को विदेशी शासन से मुक्त करना। उग्रवादियों से ही गुट निकलकर क्रांतिकारी बने थे। साधनों के विषय में उनका विश्वास था। क्या विश्वास था? कि पाश्चात्य साम्राज्यवाद को केवल पश्चिमी हिंसक साधनों से ही समाप्त किया जा सकता है, यह क्रांतिकारियों का मानना था। इसलिए इन लोगों ने बंदूक तथा पिस्तौल का प्रयोग किया। उन्होंने आयरलैंड से प्रेरणा प्राप्त की। किस साधनों का प्रयोग करते थे? बंदूक और पिस्तौल का। यह आंदोलन को हम दो चरणों में देखेंगे। प्रथम आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व, और फिर दूसरा उसके बाद। क्रांतिकारियों ने अपने गुप्त संगठन बनाए, हथियार एकत्र किए, ये सब इनकी क्रियाकलाप थी। सरकारी खजानों को लूटा तथा बदनाम अंग्रेज अफसरों और देशद्रोहियों की हत्याएं की। ये सब इनकी क्रियाएं थी। ठीक है, किसकी? क्रांतिकारियों की। और इनकी गतिविधियां सबसे अधिक तेज कहाँ? महाराष्ट्र, बंगाल और पंजाब में थी। कहाँ थी, कौन कौन थे, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। विस्तृत रूप से इस पर अध्ययन होगा हर भाग का। देश के अन्य भागों एवं विदेशों में भी क्रांतिकारी संगठन बनाए गए। अब इनकी कार्य प्रणाली कैसी थी, आइए इसका अध्ययन करते हैं। क्रांतिकारियों का मानना था कि अंग्रेज शासन पार्श्विक बल पर स्थित है, और यदि हम अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए पार्श्विक बल का प्रयोग करते हैं तो यह उचित ही है। इनका यह मानना था कि जो अंग्रेज थे वो भी बंदूक, बम, पिस्तौल, इन सब का प्रयोग करके हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, तो ये भी इसी पद्धति से इनसे छुटकारा पा सकते थे। उनका संदेश था, तलवार हाथ में लो और सरकार को मिटा दो। यह क्रांतिकारियों का मानना था। उनकी कार्यप्रणाली के अंतर्गत क्या क्या शामिल था, ये देखते हैं। कि पत्रों की सहायता, जो पत्र था उसकी सहायता से प्रचार द्वारा शिक्षित लोगों के मस्तिष्क में दासता के प्रति घृणा उत्पन्न करता। जो शिक्षित वर्ग दास रूप में थे उनको उत्तेजित करने का। संगीत, नाटक एवं साहित्य के द्वारा बेकारी और भूख से त्रस्त लोगों को निडर बनाकर उनमें मातृभूमि और स्वतंत्रता का प्रेम भरना, ये इनकी क्रिया प्रणाली थी। और बम बनाना, बंदूक आदि चोरी से उपलब्ध करना तथा विदेशों से शस्त्र प्राप्त करना, ये इनकी कार्यप्रणालियाँ थी। कि इस तरीके से यह चंदा दान तथा क्रांतिकारी डकैतियों द्वारा व्यय के लिए धन का प्रबंध करना, काकोरी षड्यंत्र तभी आप देखेंगे। तो ये सब इन्हीं क्रांतिकारियों का कार्यप्रणाली थी, इसी तरीके से कार्य क्रिया करते थे। अब महाराष्ट्र से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि महाराष्ट्र में क्रांतिकारी अभियान कहाँ से चला, क्या था। क्रांति की लहर सबसे पहले कहाँ? महाराष्ट्र से चली, और शीघ्र ही यह कहाँ पहुँच गई? संपूर्ण भारत में। प्रथम क्रांतिकारी संगठन 1896-97, वेरी इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा। पूना में किसने? दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर। चापेकर बंधु से विख्यात हैं ये लोग।
द्वारा स्थापित किया गया एक क्रांतिकारी संगठन, वह कौन था? व्यायाम मंडल। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इस गुट के द्वारा रैंड और एम हर्स्ट नामक दो अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या की गई थी। किसकी? एम हर्स्ट और रैंड की, चापेकर बंधुओं के द्वारा। यह यूरोपियों की प्रथम राजनीतिक हत्या थी। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, प्रथम राजनीतिक हत्या किसकी थी? चापेकर बंधुओं के द्वारा की गई। इस हत्या का निशाना तो पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रैंड थे, इनको मारना चाहते थे, परंतु एम हर्स्ट भी अकस्मात मारे गए। चापेकर बंधु पकड़े जाते हैं तथा फांसी पर लटका दिए जाते हैं। ये मारते हैं फिर फांसी पर लटक जाते हैं। शासक वर्ग ने अंग्रेजों के विरुद्ध टिप्पणी लिखने के लिए तिलक को उत्तरदारी ठहराकर 18 मास की सजा दी। किसको? बाल गंगाधर तिलक को, जिन्होंने क्या की थी? केसरी और मराठा दो पत्र लिखे थे। हमने इसके पहले इसकी चर्चा कर ली है। 1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम आभास महाराष्ट्र में मिलता है, विशेषकर पूना जिले के चित्पावन ब्राह्मणों में। कौन से ब्राह्मण? चित्पावन ब्राह्मण। और ये ब्राह्मण महाराष्ट्र के शासक पेशवाओं के वंशज थे। उल्लेखनीय है कि चापेकर बंधु तथा तिलक क्या थे? चित्पावन ब्राह्मण, अर्थात ये सब ब्राह्मण थे। जो शुरुआती क्रांतिकारी आंदोलन थे वह कौन थे? ब्राह्मण ही थे। सावरकर ने 1904 में नासिक में कौन सा? मित्र मेला। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। किसके? मित्र मेला नामक एक संस्था आरंभ की। किसने? सावरकर जी ने, जो शीघ्र ही मेजनी के तरुण इटली की तर्ज पर एक गुप्त सभा, कौन सा? अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। यही मित्र मेला क्या हो जाता है? अभिनव भारत। बंगाल के क्रांतिकारियों से भी इस संस्था का संबंध था। इस संस्था ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या किया कि विदेश से अस्त्र शस्त्र मंगवाया और बम बनाने का काम रूसियों के सहायता से किया। यानी रूस देखिए शुरुआत से ही भारत का सहयोगी रहा है, इसलिए वर्तमान रूस और यूक्रेन के युद्ध में भारत तटस्थता बनाए हुए है। अनेक गुप्त संस्थाएं बम्बई, पूना, नासिक, नागपुर, कोल्हापुर आदि जगहों पर सक्रिय थी। शीघ्र ही सरकार इन कार्यवाहियों को से पराजित हो गई। अब सावरकर को भारत से निर्वासित कर दिया गया और जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या के आरोप में दामोदर सावरकर सहित अनेक व्यक्तियों पर कौन सा? नासिक षड्यंत्र। वेरी इंपॉर्टेंट, किसके हत्या में? जैक्सन की हत्या में। ठीक है, नासिक षड्यंत्र केस। उन्हें भारत से आजीवन निर्वासित कर काला पानी की सजा, वेरी इंपॉर्टेंट, काला पानी की सजा सावरकर जी को दी गई। बाद में सरकार की दमनात्मक नीति एवं धन की कमी के कारण महाराष्ट्र में क्रांति आंदोलन क्या हो गया? ठंडा। अब बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन कौन से थे? आइए उस पर देख लेते हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात किसे माना जाता है? भद्रलोक समाज से। पी मित्रा ने एक गुप्त क्रांतिकारी सभा अनुशीलन समिति का गठन किया। किसने? पी मित्रा ने। कौन सी समिति? अनुशीलन समिति। बंगाल विभाजन की योजना, इसके विरुद्ध जन आक्रोश की भावना एवं सरकारी दमनात्मक कार्रवाइयों ने क्रांतिकारी कार्रवाइयों का क्या किया? प्रसार। वेरी इंपॉर्टेंट। अब 1905 में वरिंद कुमार घोष ने भवानी मंदिर नामक की पुस्तिका प्रकाशित की। वेरी इंपॉर्टेंट, भवानी मंदिर किसकी लिखित पुस्तिका है? वरिंद कुमार घोष। क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिया। इसके पश्चात वर्तमान रणनीति नामक पुस्तिका प्रकाशित की। किसने? घोष जी ने। युगांतर और सांध्य नामक पत्रिकाओं द्वारा भी अंग्रेज विरोधी विचार फैलाए गए और इसी प्रकार एक अन्य पुस्तिका मुक्ति कौन पथे में भारतीय सैनिकों से क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ठीक है, और पूर्व बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर बेमफील्ड फूलर की हत्या का काम किसे सौंपा गया? प्रफुल्ल देव चाकी। याद रखिएगा, प्रफुल्ल चाकी जी को सौंपा गया, किंतु यह कार्य पूरा नहीं हो सका। क्यों नहीं? आइए देखते हैं कि 1907 में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर की ट्रेन को मेदिनीपुर के पास उड़ा देने का षड्यंत्र हुआ 1907 में, और 1908 ईस्वी में चंद्रनगर के मेयर को मारने की योजना बनाई गई और 30 अप्रैल को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये दोनों नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुजफ्फरपुर के जिला जज, कौन सा जिला जज थे? किंग्स फोर्ड की हत्या करने का प्रयास किया।
लेकिन इसका परिणाम क्या होता है कि परंतु गलती से बम जो है वह किसके ऊपर लगा, श्री कैनेडी की गाड़ी पर गिरा, जिससे 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, उनकी बेटी और उनकी पत्नी का। खुदीराम बोस जो जिनकी मृत्यु हुई वह भारत के स्वतंत्रता के पक्षधर थे, गलती से उनकी मृत्यु हो गई। अब खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं और जबकि प्रफुल्ल देव चाकी ने आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं, उनको फांसी की सजा दी जाती है, लेकिन चाकी जी ने स्वयं आत्महत्या कर ली। बाद में खुदीराम बोस जी को क्या किया जाता है, फांसी की सजा दी जाती है। अगला है कि सरकार ने अवैध हथियारों की तलाशी के संबंध में मानकितला उद्यान तथा कलकत्ता में तलाशियां ली, क्योंकि ये लोग बम बंदूक कहाँ से इनके पास आ रहे हैं, इसकी तलाशियां ली गई। और 34 व्यक्तियों को बंदी बनाया, जिसमें 2 घोष बंधु, कौन कौन, अरविंद घोष और वरिंद घोष भी सम्मिलित थे। इन पर कौन सा मुकदमा, अलीपुर षड्यंत्र का मुकदमा बना। नासिक षड्यंत्र ऊपर देखे, अब अलीपुर षड्यंत्र। मुकदमे के दिनों में सरकारी गवाह कौन बना, नरेंद्र गोसाई, जिसे जेल में इनकी हत्या कर दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट। एक हंसराज बना था सरकारी गवाह जलियांवाला बाग हत्याकांड में, और इसमें कौन बने, नरेंद्र गोसाई, याद रखिएगा। फरवरी 1909 में सरकारी वकील की हत्या कर दी गई तथा 24 फरवरी 1910 को उप पुलिस अधीक्षक की कलकत्ता उच्च न्यायालय से बाहर आते समय हत्या कर दी गई। ये सब क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया कांड रहा, इन्होंने ये हत्याएं की। इस षड्यंत्र में अनेक व्यक्तियों की फांसी की सजा हो गई और 1910 में हावड़ा षड्यंत्र एवं ढाका षड्यंत्र हुए। ठीक है, ये दोनों 10 में हुए, याद रखिएगा। और 12 साल में भी क्रांतिकारी कार्य हुए। रॉलेट कमेटी की रिपोर्ट में 1906 से 1917 के बीच मध्य बंगाल में कितने 110 डांके तथा हत्या के 60 प्रयत्न किए गए। कौन, रोलेट एक्ट। इन क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या क्या नियम अपनाए, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 और समाचार पत्र अपराध प्रेरक अधिनियम 1908 पास किए। इसके अलावा व्यापक रूप से दमन चक्र चलाया गया, अन्य क्रांतिकारी फांसी पर चढ़ा दिए गए, कुछ को गिरफ्तार किया गया, कुछ को बाहर निकाल दिया गया। ये सब नीतियां अपनाकर इनके क्रांतिकारी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया गया। पंजाब तथा दिल्ली में, अब बंगाल की घटनाओं का प्रभाव लगभग कहाँ था, संपूर्ण विश्व देश पर हावी हो गया था। पंजाब और दिल्ली भी क्रांतिकारियों से बचा नहीं। 1907 ईस्वी के आसपास पंजाब के किसानों में औपनिवेशिक विधेयक था। इसका नेतृत्व अजीत सिंह कर नामक क्रांतिकारी संस्था बनाई। एक क्रांतिकारी संस्था किसने बनाई, अजीत सिंह ने। लाला क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त थे। सिंह को बंदी बना लिया गया, अजीत सिंह को, तथा इन्हें पंजाब से निर्वासित कर दिए गए और अजीत सिंह कहाँ चले गए, वे फ्रांस चले गए। कुछ चीज़ें इसमें मिसप्रिंट है, याद रखिएगा कि पंजाब में हुआ, अजीत सिंह फ्रांस चले गए और लाला जी क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित रहे। दिल्ली में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, अमीर चंद्र ने। 1912 में दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, 1912 में किस पर, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, जिसमें वह क्या हो गए, जख्मी, और उसका एक सेवक मारा गया। और सरकार ने संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार कर मुकदमा चला दिया और उसमें अमीर चंद और बम फेंकने वाले बसंत विश्वास को फांसी दे दी गई। कहाँ, अमीर चंद में, दिल्ली में इन्होंने नेतृत्व किया था। और रास बिहारी बोस वहाँ से भागकर कहाँ चले जाते हैं, जापान, और वहीं से क्रांतिकारी गतिविधियाँ संचालित करने लगते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। भारत के अन्य भागों में क्रांतिकारी गतिविधियाँ कैसी थी कि देश के अन्य भागों में भी क्रांतिकारी गतिविधियाँ चल रही थी। जैसे मद्रास में जो क्रांतिकारी कार्य कर रहे थे वह विपिन चंद्र पाल कर रहे थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर अनेक लोग आंदोलन में कूद पड़े, विपिन चंद्र पाल जी के, मद्रास में। और 1911 में तिनेवेली के जिला मजिस्ट्रेट कौन, मिस्टर एस को रेलवे स्टेशन पर ही गोली मार दी गई। ठीक है। अब नीलकंठ अय्यर और वीपीएस अय्यर ने मद्रास में आंदोलन को आगे बढ़ाया।
राजस्थान में भी क्रांतिकारी फैलाने में मुख्य भूमिका किसकी थी? अर्जुन लाल सेठी की, केसरी सिंह बारहट एवं राव गोपाल सिंह ने निभाई। प्रताप सिंह ने अजमेर में क्रांतिकारी को जीवित रखा। अब मध्य प्रदेश में भी यह रहा कि प्रमुख क्रांतिकारी कौन थे? अमरावती के गणेश श्री कृष्ण खापड़े। ये सब देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र क्या था? बनारस। वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपी पीसीएस का मेंस में यूपी स्पेशल का सिलेबस बढ़ गया है, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। बिहार में पटना तथा झारखंड में देवघर, दुमका आदि जगहों पर भी घटनाएं हुई। तो इस सब चीज़ों से अब ये महत्वपूर्ण हो गया है कि आप ये सब चीज़ों को विस्तृत रूप से देखेंगे। पटना में कामाख्यानाथ मित्रा, सुधीर कुमार सिंह, पुनीत लाल, बाबू मंगलाचरण आदि ने क्रांतिकारी गतिविधियों को अपना सक्रिय सहयोग दिया। तो विभिन्न क्षेत्रों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए उसको हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। अब विदेशों में क्रांतिकारी संगठन कैसे थे, उनका कार्य क्या था? अनेक क्रांतिकारी सरकारी चंगुल से बचने के लिए विदेश चले गए थे। जैसे हमने रासबिहारी बोस जी को देखा, वो जापान चले गए, वहीं से अपने संघर्ष को उन्होंने जारी रखा। विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन के प्रसार का श्रेय श्याम जी कृष्ण वर्मा को जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट नाम है यह। और लंदन में इन्होंने 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी, डायरेक्ट ये प्रश्न पूछता है, तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? श्याम जी कृष्ण ने। ठीक है, कब? 1905 में। उन्होंने इंडियन सोशियोलिस्ट लॉजिस्ट नामक पत्र निकालकर श्याम जी ने भारत में स्वराज्य प्राप्ति को अपना उद्देश्य बताया। और उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की भी स्थापना की श्याम जी ने, और क्रांति गतिविधियों का केंद्र बिंदु बनाया। बाद में उन्हें लंदन छोड़कर कहाँ? पेरिस भागना पड़ा। उनकी जगह नेतृत्व विनायक दामोदर सावरकर के हाथ में आ गया। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 1857 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता का युद्ध लिखी, और जुलाई 1909 ईस्वी में लंदन में ही मदन लाल ढींगरा, वेरी इंपॉर्टेंट नाम है यह, 1909 में मदन लाल ढींगरा ने भारत सचिव के एडीसी कर्नल सर विलियम कर्जन वाइली जी को 1909 में मदन लाल ढींगरा ने गोली मार दी, और ढींगरा को फांसी दे दी गई इस वजह से। और इस षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में सावरकर जी को भी गिरफ्तार कर भारत भेजा गया, और जहां पर उन पर मुकदमा चलाकर देश से निकालने की सजा दे दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। और फ्रांस में मैडम भीखा जी कामा क्रांतिकारी कार्रवाइयों का संचालन कर रही थी, और क्रांतिकारियों ने लंदन, बार बार घूम जा रहा है यह, क्रांतिकारियों ने लंदन में कमाल पाशा से भेंट की, और भारत और मिस्र के क्रांतिकारियों का सम्मिलित सम्मेलन कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स में। और बैंकॉक और चीन के गुरुद्वारे क्रांतिकारी विचारों के केंद्र बन गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ये सब भारत के बाहर। अब प्रथम विश्व युद्ध के समय क्रांतिकारी गतिविधियां कैसी थी, आइए देख लेते हैं। 1913 ईस्वी तक भारत में सरकारी दमन चक्र, संगठनात्मक कमजोरियों एवं धन जन समर्थन के अभाव से क्रांतिकारी आंदोलन की गति क्या हो गई थी? धीमी पड़ गई थी। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ तो क्रांतिकारियों को अच्छा अवसर मिल गया। फिर ये क्या करते हैं कि भारत में और भारत के बाहर भी क्रांतिकारी सरकार का तख्ता पलटने की तैयारी जोर शोर से करने लगते हैं। इस योजना में प्रवासी भारतीय तथा उनके संगठनों ने क्या किया? महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बर्लिन में स्थापित भारतीय स्वतंत्रता समिति और अमेरिका की गदर पार्टी ने भारतीयों को स्वदेश भेजने की योजना बनाई, ताकि वे भारत जाकर स्थानीय क्रांतिकारियों एवं सेना की सहायता से विद्रोह कर सकें। उनके लिए खर्च की व्यवस्था की गई और उन हथियारों का प्रबंध भी किया गया। इसके अलावा पार्टी ने सुदूर पूर्व, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में स्थित सैनिकों से गुप्त संपर्क कर उनके विद्रोह के लिए उकसाया। वेरी इंपॉर्टेंट। विद्रोह पंजाब में शुरू होने वाला था। इसके लिए 21 फरवरी 1915 का दिन भी तय हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि सरकार को इस योजना, हर काल में रहा है, तो सरकार को इस योजना का पता चल जाता है और इसे वह नियंत्रित कर लेता है। और पंजाब में प्रसिद्ध कामागाटा मारू कांड, याद रखिएगा, 1914 का चर्चा हो चुकी है इस पर।
एक विस्फोटक स्थिति इसने पैदा कर दी। गुरुदत्त सिंह जी ने एक जापानी जलपोत, ये क्या था, जलपात, याद रखिएगा, को भाड़े पर लेकर पंजाबी सिखों तथा मुसलमानों को लेकर कहाँ गए, कनाडा के वैंकूवर नगर ले जाने का प्रयत्न किया, लेकिन कनाडा सरकार ने उन्हें उतरने की अनुमति नहीं दी और जहाज को फिर कहाँ भेज दिया, कलकत्ता वापस आना पड़ा। यात्रियों का मानना था कि अंग्रेजी सरकार के दबाव के कारण ही उन्हें उतरने की अनुमति नहीं दी गई कनाडा में। इसी प्रकार क्रांतिकारियों के प्रयास से सिंगापुर में नियुक्त 5वीं लाइट इन्फेंट्री बटालियन ने फरवरी 1915 को विद्रोह कर दिया, जिसे सरकार ने निर्ममतापूर्वक कुचल दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब एक घटना और महत्वपूर्ण घटी कि काबुल में राजा महेंद्र प्रताप, बरकतुल्ला और ओबेदुल्ला के प्रयासों से दिसंबर 1915, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार बनाई गई। याद रखिएगा, जब भी पूछे तो प्रथम अस्थायी सरकार बनाई गई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, राजा महेंद्र प्रताप थे। इस सरकार ने कई विदेशी देशों से भी सहायता मांगी, परंतु सफलता इनको नहीं मिली। 1919 तक अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय राजनीति में तेजी से बदलाव आ रहा था। विश्व युद्ध में इंग्लैंड की विजय से क्रांतिकारी आंदोलन को गहरी ठेस लगी और भारत ने भी स्थिति से निपटने के लिए कानून बनाए। जैसे कौन कौन से कानून बनाए इन्होंने, विदेशियों ने, राजद्रोह सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908, विस्फोटक पदार्थ कानून 1908, समाचार पत्र अपराध प्रोत्साहन अधिनियम 1910 तथा भारत रक्षा अधिनियम 1915। इस प्रकार 1919-20 तक सरकार ने क्रांतिकारी कार्रवाइयों को नियंत्रित कर लिया। अब क्रांतिकारी आंदोलनकारियों का दूसरा चरण स्टार्ट होता है और वह क्या होता है कि असहयोग आंदोलन जब विफल हो जाता है, चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी वापस ले लेते हैं, फिर इनमें एक आक्रोश उत्पन्न होता है और बंगाल में पुरानी अनुशीलन तथा युगांतर समितियां पुनः जाग उठती हैं, क्योंकि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया चौरी चौरा कांड की वजह से। उत्तरी भारत के लगभग सभी प्रमुख नगरों में क्रांतिकारी संगठन बन गए। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि क्या थी है, यह समझा गया कि एक अखिल भारतीय संगठन होने तथा अधिक उत्तम तालमेल होने से अच्छा परिणाम निकल सकता है। अतएव इन्होंने सभी क्रांतिकारियों ने मिलकर अक्टूबर 1924 में, याद रखिएगा, कानपुर में एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें सचिंद्रनाथ सान्याल, जगदीश चंद्र चटर्जी तथा राम प्रसाद बिस्मिल जैसे पुराने क्रांतिकारियों तथा भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा तथा चंद्रशेखर आज़ाद एवं राजगुरु, ये सभी ने इसमें भाग लिया, जो 1924 में कानपुर में गुट बनी। ठीक है, और इस अखिल भारतीय सम्मेलन के परिणाम स्वरूप भारत गणतंत्र समिति या सेना का जन्म हुआ। इसकी शाखाएं बिहार, यूपी, दिल्ली, पंजाब, मद्रास आदि कई जगहों पर स्थापित की गई। इसका अच्छा नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, याद रखिएगा। कहाँ, कानपुर में 1924 में। इस दल के 3 प्रमुख आदर्श क्या थे, आइए देख लेते हैं। कि भारतीय जनता में गांधी जी की अहिंसावाद की नीतियों की निरर्थकता के प्रति जागृति उत्पन्न करना, जो उनकी अहिंसावादी नीति थी। पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा लोगों को क्रांति के लिए तैयार करना, ये इनकी नियम कानून बनाए थे यह। और अंग्रेजी साम्राज्यवाद के स्थान पर समाजवादी विचारधारा से प्रेरित भारत में संघीय गणतंत्र की स्थापना करना, ये 3 इनके उद्देश्य थे। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संस्था ने हथियार बनाने और सरकारी खजाने लूटने का योजना बनाई, ये इनकी कार्यप्रणाली में शामिल था ही। और संस्था का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था, काकोरी की ट्रेन डकैती, और इस ट्रेन द्वारा अंग्रेजी खजाना ले जाया जा रहा था। 8 डाउन ट्रेन उसका नाम था, और क्रांतिकारियों ने ट्रेन पर आक्रमण कर उसे लूट लिया। काकोरी षड्यंत्र 1925 में महत्वपूर्ण रहा है, और परंतु वे जल्द ही पकड़े जाते हैं और काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाकर किसको, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां सहित 4 लोगों, रोशन सिंह को भी 1925 में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, अब 1928 में फिर से 4 साल बाद चंद्रशेखर यानी चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम अब बदलकर क्या कर दिया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक
अमेरिकन एसोसिएशन कर दिया गया। और 1928 में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर और राजगुरु ने लाहौर के सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स की हत्या कर दी। वेरी इंपॉर्टेंट। और उल्लेखनीय है कि साइमन विरोधी प्रदर्शन के समय इसने क्या किया था कि लाला लाजपत राय जी के ऊपर लाठी चलाई थी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसी वजह से इन लोगों ने मार दिया सैंडर्स को। और अप्रैल 1929 फिर एक गलत निर्णय मैं मानता हूँ, अब इनके हिसाब से क्या था नहीं समझ सकते, कि अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया, और जिसका उद्देश्य था कि बाहरी सरकार को आवाज़ सुनाना। बम फेंकने के बाद दोनों लोग ही गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। जब आपने एक की हत्या की थी तो इतना तुरंत सामने नहीं आना चाहिए था। और 1930 में सूरसेन ने चटगांव के शस्त्रागार पर आक्रमण कर अनेक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखिएगा, चटगांव का षड्यंत्र। इस अभियान में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, और सूरसेन ने चटगांव में ही अपने आप को प्रांतीय स्वतंत्रता भारत सरकार का प्रधान भी घोषित कर दिया। और सरकार ने भी अपना दमन चक्र चलाया। लाहौर षड्यंत्र में फांसी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा डेट और लोग। और चंद्रशेखर आज़ाद जी को 27 फरवरी की डेट याद रखिएगा। 27 फरवरी 1931 में ही इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में, जिसे वर्तमान में कंपनी बाग कहते हैं, एक पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। और सूरसेन को 1933 ईस्वी में भी फांसी चढ़ा दिया गया। इस बीच जेलों की दुर्व्यवस्था के विरोध में कौन, जतिन दास जी, जिसे बाघा जतिन भी कहा जाता है, 63 दिनों का इन्होंने आमरण अनशन कर दिया और अपने प्राण त्याग दिए। तो आमरण अनशन से कौन मरने वाला था, जतिन दास। इस प्रकार 1935 के भारत सरकार अधिनियम के पारित होने पर क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ ढील आई और 1939 तक शांति बनी रही। परंतु जब अंग्रेजी सरकार ने भारतीय जनता की अनुमति के बिना भारत को पुनः द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया, तो पुनः अवस्था बिगड़ गई। अब क्रिप्स मिशन की असफलता तथा कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित करने एवं गांधी जी और उनके सहयोगियों की गिरफ्तारी ने पुनः क्रांतिकारियों को अपनी गतिविधियां आरंभ करने पर बाध्य कर दिया। इस आंदोलन के मुख्य पात्र कौन थे, सुभाष चंद्र बोस जी और जयप्रकाश नारायण जी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हमने पढ़ लिया है इसके पहले में, और जयप्रकाश नारायण जी की भी बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया था। और जयप्रकाश नारायण तथा इनके सहयोगियों ने आंतरिक तोड़फोड़ की नीति अपनाई, तथा सुभाष चंद्र बोस ने, हमने इनकी फौज के बारे में पढ़ा कि देश से के बाहर जाकर जर्मनी तथा जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से पिछले लेक्चर में अध्ययन कर लिया है, का गठन कर भारत पर आक्रमण करने का फैसला किया। तो इस तरीके से आपके संपूर्ण क्रांतिकारी आंदोलन किस भाग में किसने किसने किया, क्या क्या किया और क्या क्या कांड किए, उन सब के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।